नमस्ते। आप सबका स्वागत है हमारे इस छोटे से एक प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है राष्ट्र संवाहक मंच। और शुरुआत के दिनों से ही हमने किसी न किसी ज्वलंत मुद्दे पर और किसी न किसी ऐतिहासिक मुद्दे पर बात करने और उसके विषय में किसी विशेषज्ञ को बुलाने का प्रावधान रखा हुआ है, जिसके तहत आज ये तीसरा बौद्धिक सत्र रहेगा। पहले 2 सत्र हो चुके हैं जिनमें सनातन धर्म और गांधीवाद के बारे में पहले ही व्याख्यान हो चुका है। आज का जो व्याख्यान है उसका जो शीर्षक है वो है कि महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रवाद। और उसके लिए हमारे समक्ष आज उपस्थित रहेंगे डॉक्टर अमित तिवारी जी। आप अरुणाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री डिपार्टमेंट के एचओडी हैं और आपने गांधीयन थॉट एंड पीस स्टडीज़ में पीएचडी भी की हुई है। इसके साथ साथ आपने बहुत सारे गांधीवाद है, जो गांधीयन थॉट है उसके ऊपर या फिर गांधी से महात्मा गांधी जी से रिलेटेड आपने दर्जनों रिसर्च पेपर भी पब्लिश किए हुए हैं। वो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के सारे जर्नलों में उपलब्ध हैं। इसके साथ साथ आप ICSSR के फुल टर्म डॉक्टोरल फेलोशिप में फेलोशिप के तौर पर रिसर्च फेलो रहे हैं। और उसके बाद आपको जो है नेशनल सर्विस स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें कि आपको NSS के वॉलंटियर के तौर पर काम करने का अवसर मिला और आपने इसमें अपने दायित्वों का निर्वहन किया हुआ है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो आपने MPhil 2016 में किया। उसमें आपका टॉपिक था इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड पीजेंट मूवमेंट्स, स्टडी ऑफ EK मूवमेंट इन अवध। और जो आपका PhD का जो थीसिस था वो था गांधी एंड नेशनलिज्म, स्टडी ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी कि ब्रिटिश इंडिया के समय पर गांधी जी और उस समय के जो ब्रिटिश इंडिया के तौर पर जो राष्ट्रवाद उभर के आ रहा था उसके बारे में आपने पूरा शोध किया हुआ है। और आपका एक बहुत बड़ा समय जो PhD का रहा है वो इसी प्रोजेक्ट पे रहा है। उसके अलावा लगभग आपने UGC नेट क्वालिफाई किया हुआ है और उसके बाद आप 2009 में आपका UGC नेट क्वालिफाई हुआ है। उसके बाद आपने दर्जनों जो रिसर्च पेपर और सेमिनार कॉन्फ्रेंस में भी आपने हिस्सा लिया हुआ है। इसी के साथ साथ आपने काफ़ी सारी बुक्स में भी अपने चैप्टर्स दिए हुए हैं और एक बुक के एडिटर के तौर पर भी आप रहे हैं। माहेश्वरी V पांडे, AK तिवारी AK 2022 योग एवं विश्व शांति के और दूसरा जो राजस्थान में प्राच्य विद्या एवं जैन संस्कृति संरक्षण संस्थान, जिसका ISBN नंबर है 978-1-952-985-9-4। और उसके साथ साथ काफ़ी सारे बुक चैप्टर भी आपके रहे हैं। आप काफ़ी सारे सेमिनार्स में भी गए हैं। आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की अगर मैं बात करूं तो NSS से लेके काफ़ी सारे नेशनल जो स्कीम चलाई जाती हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, उनमें आपने प्रत्यक्ष रूप से हिस्सा लिया हुआ है और अपने दायित्वों का निर्वहन किया हुआ है। आज आप हमें गांधी जी और उस समय के राष्ट्रवाद के बारे में आप अवगत कराएंगे और इस बौद्धिक समय का हमारे लिए भी एक सदुपयोग का यह बौद्धिक समय जो है हमारे लिए सदुपयोग का एक विषय बनेगा। अभी मैं आपको आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर अमित तिवारी जी। धन्यवाद पद्मराज भाई, आपका बहुत। जी मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है। आप अपनी बातों को रख सकते हैं। धन्यवाद पद्मराज भाई। एक्चुअली आपने मेरा बहुत लंबा परिचय दिया। अभी मैं सिर्फ अपने अकादमिक जीवन की शुरुआत कर रहा हूँ और धन्यवाद आपका मेरे बारे में
अपने बातों को रखने के लिए। हालांकि जब मैं बहुत छोटा बच्चा हूँ एक लैंग्वेज का, लेकिन फिर भी मैं सीख रहा हूँ चीज़ों को, समझ रहा हूँ। और जैसा कि आपने बताया कि फिर मेरा था इंडियन नेशनल कांग्रेस का मूवमेंट संवत पर मेरा काम था। तो आज तक मुझे विषय दिया गया है भारतीय राष्ट्रवाद एवं गांधी के ऊपर अपने विचार रखने के लिए। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा। और इसके साथ ही साथ मैं गांधी जी के साथ साथ आज एक और बहुत महान व्यक्तित्व का जीवन मतलब आरम्भ हुआ आज के दिन से, जो कि हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी उनका किया जन्मदिन। तो उनके जन्मदिन पर आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इन लाल बहादुर शास्त्री जी को, इन लोगों के विचारों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। भारत के लिए नई दशा और दिशा हम तैयार कर सकते हैं, विचारों का प्रयोग कर सकते हैं। तो हम दोनों के ही जन्मदिन पर आप लोग शुभकामनाएं देते हैं और अब मैं अपनी बातों को करना शुरू करता हूँ। मैं सोच रहा था कि गांधी के राष्ट्रवाद पर किस तरह से अपने विचारों को रखा जाए, क्या तरीका हो सकता है। मैं चूँकि आप सब लोग गांधी से बहुत ज़्यादा, गांधी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनसे लोग परिचय होते ही हैं, परिचित होते ही हैं। कुछ लोग गांधी के मतलब एक तरीके से क्रिटिक के तौर पर गांधी को मतलब एक्सप्लेन करते हैं, या कुछ लोग गांधी के बहुत सपोर्टर के तौर पर अपनी बातों को करते हैं। तो एक तो बहुत मतलब फेमस गांधी के बारे में या एक बहुत फेमस एक विचार है, बहुत विद्वान ने कहा है कि आप गांधी से या तो नफरत कर सकते हैं, या फिर आप गांधी को पसंद कर सकते हैं, गांधी को लाइक कर सकते हैं, गांधी का समर्थन कर सकते हैं, लेकिन आप गांधी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, गांधी को आप अंदर इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं आप चाहे उसका विरोध में करनी होगी, तो कहीं ना कहीं गांधी का होना एक मदद होगी। और आज मैं बहुत ज़्यादा गांधी के तो सुझाव नहीं रखूँगा। मैं चाहूँगा कि हम अगर हमारे जो भी प्रश्न है, हम जो भी पूरे प्रयासी कार्यक्रम से जुड़े हुए प्रतिभागी हैं, तो अगर उनके मन में गांधी से जुड़े हुए कुछ विचार हैं तो अपने विचारों को रखने में कोशिश करूँगा कि उनके जो विचार हैं उन पर अपनी प्रतिक्रिया दे। लेकिन कुछ मैं पहले दूँगा कि मैं थोड़ा समय ले करके और अपने आज का जो विषय है उस पर मैं प्रतिक्रिया रखूँगा। तो सबसे पहले बात आती है कि राष्ट्रवाद, और इसके बाद बात आती है कि गांधी का राष्ट्रवाद। तो सबसे पहले हम राष्ट्रवाद को ही समझ लेते हैं कि राष्ट्रवाद है क्या। लेकिन राष्ट्रवाद पहले भी क्योंकि राष्ट्र और राष्ट्रवाद, राष्ट्र पहले उत्पत्ति गांधी की हुई, जिसके बाद राष्ट्रवाद उत्पत्ति हुई, और उसके बाद गांधी का राष्ट्रवाद है। तो हम एक क्रम में इस तरीके से लेकर के चलेंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारा जो आज के टाइम एकेडमिक है उसमें ये एक विमर्श रहता है कि क्या भारत एक राष्ट्र था या नहीं औपनिवेशिक काल से पहले। इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा विमर्श होता है, और कहीं ना कहीं वहीं इसी विमर्श के साथ शुरू होता है कि क्या भारत में औपनिवेशिक काल से पहले भी राष्ट्रवाद था। तो अगर हम ये मान लें कि भारत औपनिवेशिक काल में एक राष्ट्र के रूप में परिणत हुआ, तो हम यही कहेंगे कि राष्ट्रवाद जो है भारत में ब्रिटिश काल में आया। लेकिन अगर हम भारत को राष्ट्र के रूप में अगर प्राचीन भारत में देखते हैं, तब हम कहीं ना कहीं बात को मानने के लिए मजबूर होते हैं कि नहीं, अगर भारत राष्ट्र प्राचीन काल से नहीं है तो भारत में राष्ट्रवाद का इतिहास भी प्राचीन काल से नहीं है। तो हम पहले इसी चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में भारत राष्ट्र के रूप में कब निर्मित हुआ। मैं देखता हूँ जो भी हमारे, अगर हम इस पूरे डिस्कोर्स को अगर हम डिवाइड करें तो हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक जो कैटेगरी है वो ओरिएंटलिस्ट हिस्ट्री है, जो कि प्राचीनवाद की तरीके से मतलब विचारक हैं, या जो एक एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में भारत को एक राष्ट्र के रूप में एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हमारे राष्ट्रवादी विचारक भी जो हैं वो भी भारत को एक राष्ट्र के रूप में बहुत प्राचीन समय से ही देखते चले आ रहे हैं, और अपने इस तर्क के समर्थन में उन लोगों ने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण तत्वों को रखा है। जैसे आप देखें महाभारत, तो जो शब्द है भारत वो महाभारत धर्म में ही आता है, वो एपिक में ही आता है। जो भगवत गीता, ये हमारा एक जो प्राचीन ग्रंथ है वहाँ पर भारत शब्द आता है।
मुझे नहीं लगता है कि विश्व का कोई भी ऐसा देश है जो ये कह दे कि आज से 1000, 1500, 2000 साल पहले उनका नाम था। जैसे हम यूरोप में देखें तो वो रोमन एम्पायर था, ऐसे कि वहाँ कोई राष्ट्र नाम का इस तरह से कोई बहुत कंक्रीट देश नहीं था। लेकिन हम जब भारत को देखते हैं तो 5000 साल पहले जबकि महाभारत और रामायण जैसे इस तरह से चीजें हो रही तो वहाँ पर भी भारत नाम था, भारत जन्म करता था और भारत की अपनी प्राचीन संस्कृति। हम विष्णु पुराण में भी देखते हैं कि भारत का एक जोग्राफिकल बाउंड्री पूरा किया गया है कि उत्तर में हिमालय, दक्षिण में आपका समुद्र है या बंगाल के खाड़ी से लेकर के पश्चिम में अगर चले जाएंगे पूरा जो रेगिस्तान का क्षेत्र है, ये पूरा एक भारत को एक तरीके से एक जोग्राफिकल बाउंड्री में एक्सटेंड करते हैं। तो भारत का एक अपना एक जोग्राफिकल बाउंड्री रहा है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि भारत एक बहुत प्राचीन मतलब एक धर्म है, कोई नया धर्म नहीं है। या हम अगर देखें आचार्य चाणक्य से भी हम अगर देखते हैं तो आचार्य चाणक्य ने भारत को एक मूल रूप में मतलब देखा है, एक पूरे राष्ट्र उन्होंने देखा हुआ है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि भारत या हम अगर उससे पहले चले जाए ऋग्वेदिक काल में चले जाए तो ऋग्वेदिक काल में भी हमें भारत और भारतीय जाति का, भारतीय समाज का एक हमें वर्णन मिलता है। तो इस तरीके से तो ओरिएंटलिज्म जो है वो ये मानता है कि भारत जो है वो प्राचीन काल से एक राष्ट्र के रूप में रहा है। और अगर हम उसकी टाइम के जो विचार को मानने वाले चाहे वो के जायसवाल हो या आर के शर्मा हो या BVS अय्यर हो, देव परिकर हैं या फिर राधा मुखर्जी हैं, या उनके बाद आप ले लीजिए जो स्वामी विवेकानंद हो गए या फिर आपके लाल लजपत राय हो गए या विनायक दामोदर सावरकर जी हो गए। तो इन लोगों ने भारत की कल्पना प्राचीन काल में ही की है कि भारत एक पूर्ण रूप से प्राचीन काल में ही था। तो इस तरीके से एक हमारा जो राष्ट्रवादी या वही मानते हैं भारत राष्ट्र रूप में प्राचीन काल से चल रहा है। लेकिन जो एक दूसरा विचार है जो आपसे अपने आप को आधुनिक कहते हैं या जो कह सकते हैं उसमें मार्क्सवादी विचारक भी आते हैं या मास्टर थिंकर्स भी आते हैं, तो वो ये मानते हैं कि नहीं, भारत जो एक राष्ट्र के रूप में बना वो औपनिवेशिक काल के समय बना, उससे पहले भारत विभाजित था। तो इसको भी लेकर एक बहुत बड़ा डिस्कोर्स है, क्योंकि आप जब राष्ट्र की जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है अगर उस कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे, इस चरित्र को आप देखेंगे तो आप ये पाते हैं कि भारत एक राष्ट्र के रूप में प्राचीन काल से ही है। जैसे उसकी जो बाउंड्री हो गई तो वो बाउंड्री भाग भी रही है, भारत का अपना एक नाम रहा, पहचान रही है प्राचीन काल से। तो इस तरीके से भारत प्राचीन काल से करता है। लेकिन जो हमारे आधुनिक मार्क्सवादी विचारक हैं वो कहीं ना कहीं इस बात से समर्थन नहीं करते हैं और वो ये मानते हैं कि भारत जो है वो औपनिवेशिक काल में ही भारत बना। और ये कहते हैं कि इंडिया बहुत प्रोसेस ऑफ कमिंग अगेंस्ट इंडिया एक राष्ट्र नहीं था बल्कि राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में था औपनिवेशिक काल में, और औपनिवेशिक काल में भारत ने परिणत किया। ये विचार है। और इसी तरीके से जो राष्ट्रवाद को देखते हैं तो राष्ट्रवाद भी इसी तरीके से दो कैटेगरी में बात करते हैं और इसी तरीके से राष्ट्रवाद को भी हमारे हमारे राष्ट्रवाद को देखते हैं, चाहे उसका कुछ मौर्य का काल हो या वो उत्तम पीरियड हो, दोनों ही काल में वो लोग भारत को एक राष्ट्र रूप में देखते हैं। क्योंकि हमारा पूरा एक सेंट्रलाइज जो एक पॉलिटिकल सिस्टम था उस समय भले ही राष्ट्रशाही लेकिन आज के टाइम तक जो एक लोकतांत्रिक देश है वो नहीं था उस समय। लेकिन कहीं ना कहीं एक जनता का या एक ग्रुप ऑफ एलिट पीपल का एक उसमें रोल होता था राजा के निर्माण करने में। हम देखते हैं कि जब पहले राजा जो हुआ करता था वो जनता का प्रतिनिधि कहा गया है। आप चाहे अर्थशास्त्र को पढ़ रहे हैं और जो समय के जो उपलब्ध वो जनता का प्रतिनिधि राजा को कहते हैं। वो राजा को इस तरह से नहीं रिप्रेजेंट करते हैं कि उसका आनुवांशिक कोई आधिपत्य है राज्य में। और आचार्य चाणक्य भी हम देखते हैं कि उन्होंने एक तरीके से राजा को ये कहा कि अगर राजा भी अनैतिक कार्य में लगा हुआ है तो उसको हटा दिया, दूसरे व्यक्ति को राजा बनाया जाए। यानी कि राजा जो है वो मतलब इस तरीके से डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर देखते हैं, मतलब हमको मिलता है अर्थशास्त्र एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर था। राजा के चुनाव की कहीं ना कहीं प्रक्रिया थी जिसमें कि सभा समिति नाम की संस्थाएं थी वो अपना उसमें योगदान देंगे। तो इस तरीके से ये कहीं ना कहीं हमें स्वीकार करना पड़ता है कि
यद्यपि आपकी साइड का जो राजनीतिक राष्ट्रवाद है वो भले ही पाकिस्तान में न रहा हो, लेकिन एक और जो करेक्टरिस्टिक जैसे इसका एक मतलब जोग्राफिकल बाउंड्री हो गई, या एक पॉलिटिकल सिस्टम हो गया, एक स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेसी हो गई, या एक सेंट्रलाइज गवर्नमेंट हो गई, तो ये गवर्नमेंट नहीं बट एक सेंट्रल पावर है जो भले ही उस समय राजा के तरफ दिया गया हो, आज इस तरह से हम उसको प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट कहते हैं, लेकिन एक ऐसा एक सिस्टम था जो पूरे मतलब पॉलिटिकल सिस्टम को होल्ड करता था, राजनीतिक शैली को होल्ड करता था प्राचीन काल में। तो इस तरीके से राष्ट्रवाद जो है वो प्राचीन काल से ही भारत में रहा है। हम देखते हैं कि जब प्रभु श्री राम अयोध्या छोड़ करके जा रहे थे, राष्ट्रवाद की देखिए कितने महान हमारे उत्तर प्रदेश में इसका एक परिपाटी है कि जब प्रभु श्री राम जा रहे थे वन में, तो उन्होंने एक बुद्धि मिट्टी उठाया अयोध्या की, और उन्होंने उसको एक लॉकेट फॉर्म में अपने मतलब गले में एक कपड़े में बांध करके और अपने गले में उसको मतलब धारण किया। तो लक्ष्मण ने पूछा कि भैया ये क्या कर रहे हैं, आप मिट्टी को क्यों ले रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि लक्ष्मण हम चाहे जहाँ भी रहेंगे अपने परिवार के काम से, लेकिन ये मिट्टी हमें हमेशा अयोध्या की याद दिलाती है। तो इस तरीके से राम के प्रति प्रेम जो है वो हमेशा से रहा है। शायद उनका के यहाँ थोड़ा सा डिस्कनेक्शन हो गया है, क्योंकि नेटवर्क बड़ा कमज़ोर रहता है अरुणाचल प्रदेश में, ऐसा सुनने में आया था। तो अभी हाँ जुड़ गए जी। हाँ 15 जी जी थोड़ा यहाँ पे नेटवर्क की दिक्कत रहती है, मैंने आपसे पहले भी कहा जी 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 ऐसा होता है कि कम जाता है जी जी कोई बात नेटवर्क। जी और इसीलिए मैं अपनी वीडियो भी ऑन रख रहा हूँ, जी, जी। क्या यहाँ की ड्रोन होने से ज़्यादातर दिक्कत आती है, तो ऐसी दिक्कत होगी बट इसके लिए मैं अरे। मैं इसमें नहीं कर सकता। कोई तो बात मेरी अभी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी जी आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है। अनुराग भाई मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आवाज़ आ रही है आपकी। हाँ जी अच्छा, आवाज़ आ रही है? हाँ हाँ आ रही है, आवाज़ क्लियर है। आवाज़ क्लियर है भाई साहब, आपकी आवाज़ क्लियर है। तो मैं प्रभु श्री राम तो मैं यही कह रहा था कि प्रभु श्री रामचंद्र के समय उनके मन में भी इस तरह से जाता कि अपना एक राष्ट्र, अपना एक देश, अपना एक समाज, वो उनके मन में भी था। और ये इस तरह की तो हम देखते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद जो है वो बहुत प्राचीन समय से ही चला आ रहा है। हाँ, राजनीतिक तौर पर जो एक आज के समय में राष्ट्रवाद बदल गया है, उसकी परिभाषा बदल गई है, उसको देखने का नजरिया बदल गया है। तो इस तरह से कुछ परिवर्तन हुआ है, राष्ट्रवाद के विचार में कुछ परिवर्तन हुआ है। और वो परिवर्तन जो देखते हैं कि जो पश्चिम का जो एक मौलिकतावादी जो समझ रहा है, मौलिकतावादी जो बंदोबस्त समझ रहा है, वो उसके कुछ परिवर्तन को लाने में बहुत बड़ा उसका योगदान रहा है। और इसीलिए हम देखते हैं कि जो भी पश्चिमी विचारक हैं जो राष्ट्रवाद से विकसित करते हैं, वो कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद को एक गेमिंग के रूप में प्रेजेंट करते हैं, या एक ब्लैक के रूप में प्रेजेंट करते हैं। या आज के जो मार्क्सवादी विचारक हैं, इस मार्क्सवाद को पढ़ने वाले वो कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की आलोचना करते हैं, या राष्ट्रवाद में ब्लैक नेशनलिज्म करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो भारतीय राष्ट्रवाद को भारत की तरफ नहीं बल्कि वो पश्चिम दृष्टिकोण से देखते हैं, और इसलिए कहीं ना कहीं वो भारतीय राष्ट्रवाद की आलोचना करते हैं। तो भारत का राष्ट्रवाद बहुत अलग है। भारत के राष्ट्रवाद को पश्चिम के राष्ट्रवाद की कॉपी नहीं कर सकते हैं। तो पश्चिम के राष्ट्रवाद से भारत का राष्ट्रवाद बहुत ही अलग है, क्योंकि ये राष्ट्रवाद ऐसा राष्ट्रवाद था जिसने भारत के स्वतंत्रता प्राप्त करने में अपना योगदान कर दिया। तो ये राष्ट्रवाद पर बातें जब मैं गांधी पर आऊँगा, क्योंकि मैं हमारे पास बहुत शिक्षा जैसे हम लिखता हूँ, तो मैं गांधी के राष्ट्रवाद के बात करूँ तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि भारत का पूरे राष्ट्रवाद के विरोध में जानने की करती है। और भारत का जो भविष्य है उसमें गांधी का राष्ट्रवाद क्या अपना कोई भूमिका अदा कर सकता है। लेकिन इस गांधी के राष्ट्रवाद पर आने से पहले मैं एक निवेदन ये करना चाहूँगा कि अपने माइंड से आप
लेकिन एक स्कॉलर के तौर पे गांधी को समझने की कोशिश करिएगा। गांधी के आलोचक या गांधी के समर्थक लोग नहीं, बल्कि गांधी के गांधी गांधी क्या है जो भी मैं देखिए, गांधी के बारे में हम कहीं कहीं पढ़ के कहीं कहीं अपना एक विचार बना देते हैं। तो मेरे ये उत्तर एक निवेदन है कि गांधी पर अपने विचार बनाने से पहले या किसी भी ऐतिहासिक व्यक्ति पर अपने विचार बनाने से पहले हम थोड़ा उसको विचार दें और फिर हम अपने विचार को बनाएं। आलोचना होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति है वो पर नहीं आलोचना दे। और दूसरी बात ये है कि गांधी को हम जानते हैं, गांधी को हम भगवान की तरफ ना मानते हैं। मतलब समस्या ये भी है कि जब हम किसी को भगवान मानने लगते हैं, उसको हम एक्सप्लेन करने लगते हैं, तब फिर दिक्कत हो जाती है। क्योंकि फिर हम उसको उस कसौटी से मतलब उसको कल्पना करते हैं कि एक आदर्श व्यक्ति ऐसा होना चाहिए। तो गांधी ऐसे करना, गांधी के अंदर ये बुराइयां, तो गांधी के एक व्यक्ति और एक व्यक्ति में उनकी अनेकों कमियां हो सकती हैं और उनकी हमें आलोचना करनी भी चाहिए। और इसीलिए आज के समय में गांधी के जो आलोचक हैं वो कहीं न कहीं गांधी को एक बहुत या तो आदर्शवादी के रूप में देखते हैं, लेकिन मुख्य कल्पना में जीने वाले व्यक्ति थे। और इसका एक बहुत अच्छा मतलब ये उदाहरण कि गांधी ने अपने राष्ट्र में ये कहा कि मेरी जो भी राजनीतिक बदलाव मतलब उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो मेरी राजनीति सब बेकार की राजनीति है, क्योंकि कहीं ना कहीं गांधी के विचारों में परिवर्तन होता था। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि परिवर्तन होता था। गांधी को ये लगा कि ये कहना को हमारे जला दो, वो ये गांधी को लगता कि हम पहले जो भी कहते थे, जो भी समझते थे, शायद हमारा भारत का भविष्य वो नहीं, भारत बहुत अलग होगा। तो गांधी को विचार मुझे लगा था कि हमारे ही जो आइडिया हैं, चाहे वो हम जो बात कर रहे हैं सामुदायिक एकता की, वो एक उदाहरण तो मैं कह रहा हूँ सामुदायिक एकता को देने तो कहीं ना कहीं गांधी को ऐसा लगा था कि नहीं, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी, क्योंकि नोआखाली घटनाएं आजादी के समय पाकिस्तान के दिमाग या पाकिस्तान के दिमाग आजादी के समय जो हो रही है पता ही नहीं थे, वो कहीं ना कहीं गांधी को मजबूर करती थी कि नहीं, गांधी अपने विचार को दोबारा उसको करें। इसीलिए शायद मुझे लगता है गांधी ने स्टेटमेंट दिया कि मेरे सारे आदमी को जला दिया जाए, वो मतलब मैं उससे बहुत सहमत नहीं हूँ। तो इस तरीके से हम परीक्षण करें, लेकिन आपको समर्थक बन के या उनकी विरोधी बन के हमको ना उनको समझने के लिए से समझने के लिए गांधी को पसंद करें। तो गांधी की अगर हम देखें राष्ट्रवाद के खिलाफ विचार को लेकर के, तो गांधी भी कहीं न कहीं एक पॉलिटिक्स की तरह एक तो प्राचीन प्राचीन वाद के भाई साहब का फिर से कनेक्शन। हाँ, नेटवर्क की थोड़ा ज्यादा समस्या है क्या? नमस्ते, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया, आप ठीक हो? अरुणाचल प्रदेश में लगता है नेटवर्क की थोड़ा ज्यादा समस्या है। हाँ दिक्कत हो बार जा रहा है। जी जी, कोई बात नहीं। तो मैं ये कह रहा था कि गांधी, राहुल भाई आवाज चली आ रही है? जी सर बिल्कुल, मेरा नेटवर्क आ रही है। तो मैं ये कह रहा था कि गांधी को अगर हम देखते हैं मतलब गांधी का जो विचार राष्ट्र को लेकर के, तो गांधी ने कहीं ना कहीं भारत का राष्ट्र जो एक मतलब एक सिस्टम है वो प्राचीन काल में, और एक बहुत अच्छे विचारक हुए जिन्होंने गांधी पर बहुत काम किया है, और इसका नाम एंथोनी पायलट रहा है, जिन्होंने गांधी के ऊपर एक बुक लिखी है हिंद स्वराज एंड राइटिंग। उसमें एंथोनी पायलट ये कहते हैं कि जो गांधी के बुक का जो टाइटल है हिंद स्वराज,
वो itself ये एक्सप्लेन करता है कि हिंद दैट इज इंडिया। तो और गांधी लिख रहे हैं 1909 में, यानी कि आजादी से पहले ही गांधी लिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हिंद शब्द जो है वो मतलब भारत शब्द है वो काफी काफी भारत से एक्सप्लेन करता है। तो इस तरीके से गांधी जी कहीं ना कहीं इस तरीके से प्राचीन काल में भारतीय राष्ट्रवाद को मानते। और इसके बाद हम देखते हैं कि गांधी का राष्ट्रवाद के बेसिक जो फिलॉसफी उसकी है उसके मुख्य अंग कौन से हैं, अगर हम उसको देखें तो हम ये पाते हैं कि गांधी का जो राष्ट्रवाद है वो एक धर्म को लेकर के आगे बढ़ने वाला है, पूरी तरह से धार्मिक विचार को लेकर के आगे बढ़ने वाला है। लेकिन गांधी का विचार हम ये नहीं कर सकते कि अगर धर्म प्रभावित है तो वो किसी एक धर्म से प्रभावित है, वो बुद्धिज्म से भी प्रभावित है, जैनिज्म से भी प्रभावित है, वो फिलॉसफी से भी प्रभावित है। एट द सेम टाइम गांधी जो है वो मतलब जो वेस्टर्न जो आइडिया है या बाहर की फिलॉसफी है, चाहे वो इस्लाम हो गया चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो गई, उनसे भी वो बराबर रूप से प्रभावित दिखते हैं। तो इस तरीके से गांधी का जो धर्म को लेकर के जो समझ है वो एक बहुत व्यापक है। और उसके साथ साथ चाहे वो दीन चाहे हों या फिर और जो पाश्चात्य की तरफ रहे हैं उससे भी गांधी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित दिखते हैं, उस पर उनका भी गांधी पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से गांधी का जो राष्ट्रवाद है वो एक तरीके से धार्मिक मतलब विचार लिए हुए हैं, लेकिन उनका धार्मिक जो समझ है वो बहुत संकीर्ण नहीं है, बल्कि वो बहुत ब्रॉडर वे में उन्होंने सबको समझने का प्रयास किया है। और दूसरी चीज़ ये है कि गांधी का जो राष्ट्रवाद है वो कहीं ना कहीं इंडियननेस में एग्जिस्ट करता है, भारतीयता में एग्जिस्ट करता है। और वो कहीं ना कहीं दूसरों का सोच था, चाहे वो ग्रामीण स्वराज को लेकर के उनका विचार हो या गांधी का राम राष्ट्र की संकल्पना लेकर के उनका जो विचार हो, या इस तरीके से भारत की स्वतंत्रता कैसे होनी चाहिए, भारत का राजनीतिक परिदृश्य वो कैसा होना चाहिए या राजनीति की स्थिति क्या होनी चाहिए, उस पर लेकर के गांधी ने बहुत ही विस्तारपूर्वक अपने विचारों को लिखा हुआ है। और वो आज हमारे पास मतलब उपलब्ध है, हम समझ सकते हैं। तो इस तरीके से गांधी का जो एक राष्ट्रवाद को लेकर के वो बहुत ही व्यापक और बहुत ही मतलब एक जो आइडिया है। तो हम कुछ ऐसे प्रश्नों को हम देखते हैं जो कि अक्सर हमारे दिमाग में उठते हैं गांधी को लेकर के। जैसे हम देखते हैं कि अक्सर लोग कहते हैं कि राष्ट्रीय विचार से वो एक तरीके से यूरोपियन आइडिया काल्पनिक आइडिया थे, लेकिन काल्पनिक कहना थोड़ा सा मतलब जल्दबाजी से थोड़ा सा सही नहीं होगा कि गांधी सिर्फ विचार देते नहीं, वो कहीं ना कहीं उस विचार वो प्रैक्टिकल में करके दिखाने की कोशिश करते हैं। हम ये कहते हैं कि आपके टाइम में गांधी विचार प्रासंगिक नहीं, इंडियन इकोनॉमी। तो मैं उसमें पेपर में ये देखने की कोशिश की ठीक है, कह सकते हैं एक तरीके से अगर अर्थव्यवस्था को लेके चले तो एक तरीके से इंडस्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं या हम विश्व से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, लेकिन गांधी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व से प्रतिस्पर्धा करने से वो कहते हमें मटेरियलिज्म की तरफ नहीं जाना है, पाश्चात्य का जो आर्थिक सिस्टम है हमें उसको कॉपी नहीं करना है, हमें अपने गाँव को एम्पावर्ड करने के लिए अपनी इकोनॉमी को डेवलप करना है। और इसलिए हमें सेंट्रिक इकोनॉमी को डेवलप करना चाहिए, न कि हमें हैवी इंडस्ट्री की तरफ जाना चाहिए। और इस चीज को लेकर के गांधी और काफी कॉन्ट्रडिक्ट दिया है। कहीं ना कहीं गांधी के विचारों को नेहरू को बात में वो नेहरू ने उसको स्वीकार नहीं किया विचार को, लेकिन गांधी का ये था कि हम अपने बेसिक लेवल पर विलेज लेवल पर अगर हम अपने को डेवलप करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह से गांधी का संस्कृति को लेकर के विचार, जैसे गांधी पाश्चात्य संस्कृति वो समझ सकते नहीं थे। गांधी का ये कहना था कि जो पाश्चात्य संस्कृति है वो कहीं ना कहीं मैटेरियलिज्म संस्कृति है, उसका मुख्य उद्देश्य है वो है सिर्फ अपने पारंपरिक संस्कृति को करने होता है, जबकि भारतीय संस्कृति है वो सबके बारे में प्रतिपादित करने वाली है, सर्वजन करने वाली है। तो हमें सबके बारे में सोचना चाहिए, आम व्यक्ति की बात सोचना चाहिए, आम नागरिक की बात सोचना चाहिए, और उसके अनुसार हमें चाहे वो आर्थिक नीतियाँ हो या और जो भी हमारे मतलब वो उसको हमारे। और इसीलिए गांधी ने अपने अगर हम गांधी के राजनीतिक मतलब जो उसको देखते हैं
हैं। तो गांधी ने अंतिम समय ये लिखा कि अभी हमें कांग्रेस की जरूरत नहीं है, कांग्रेस को देखना पड़ता है। कहीं ना कहीं हम विशेष के रूप में अपना एक गवर्नेंस सिस्टम हो, पंचायती राज का जो इस तरह से कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रक्चर हो, गाँव जब मतलब सफिशियंट हो, और राजनीति को ये आवश्यकता ही ना हो। हम इतने समझदार हो कि हमारा किसी प्रयास न हो, हम किसी से लड़े नहीं, या हम पढ़ाई न करें, या हम किसी का आर्थिक रूप से एक्सप्लॉइट न करें। हमारा काम इतना इम्पोर्टेंट है कि हमारा काम आर्थिक भी है और राजनीतिक भी, और साथ ही साथ हमारा लोगों में एक धार्मिक माहौल है, एक सांस्कृतिक माहौल है। लोग अपने मतलब अपने कुछ रिस्पेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरीके से गांधी का राजनीति को लेकर के या अर्थव्यवस्था को लेकर के वो एक विलेज लेवल और करके कि गांधी को क्यों तो मानसिकता बात पर देखा कि जो माफ मतलब माइग्रेट करके गाँव की तरफ आगे जब कोविड का टाइम आया तो वो कहीं ना कहीं वो सिचुएशन तभी इसीलिए आई क्योंकि हमने कहीं ना कहीं आजादी के बाद उससे विलेज इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए या विलेज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्रयास किया। ये कहीं ना कहीं इस पर हम के लिए अपना एक अपना रास्ता हम चुन सकते हैं गाँव के विचारों को, और विलेज की एम्पावरमेंट के लिए हम प्रयास कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये है, जैसे अक्सर लोगों के मन में ये प्रश्न आता है, मैं करना चाहूँगा को लेकर के लोग कहते हैं तो, और मेरी कभी अपने प्रीवियस चर्चा हुई बात को लेकर के हिंदू कम्युनिटी को लेकर के क्या गांधी मतलब भारत के इतिहास को उन्होंने पढ़ा नहीं था, क्या उन्होंने कवि और गौरी को पढ़ा नहीं था, क्या उन्होंने बख्तियार खिलजी को पढ़ा नहीं था, जो हिंदू मुस्लिम जीतने गया था वो मतलब हिमायती बन गए थे। तो ये सही है, गांधी ने पढ़ा था, भारतीय इतिहास को पढ़ा था, गांधी मोहम्मद गौरी गांधी बख्तियार खिलजी, लेकिन गांधी उनको नहीं देखते, उनको एग्जाम्पल नहीं मानते थे, गांधी की जितना एग्जाम्पल नहीं थे। गांधी के लिए एग्जाम्पल दूसरे लोग थे। गांधी ऐसे मुस्लिमों को देखे मतलब हम मिल करके बनाते हैं, चाहे वो खान अब्दुल गफ्फार खान या ऐसे इस तरीके के जो मुस्लिम थे उनको गांधी देखते थे, और उनको उनके लिए गांधी सोचते थे कि नहीं ये भारत में रहे, चलो भारत में रहे। और ये नहीं है क्या जो कम्युनिटी को लेकर के विचार था वो कहीं ना कहीं गांधी क्यों करते थे कि गांधी मुस्लिमों को बहुत बड़े एडवोकेटर नहीं थे, उसके बहुत बड़े मतलब समर्थक नहीं थे, लेकिन उनकी सिंपैथी थी मुस्लिमों के सामने, और वो ये कहते थे एक गांधी की राइटिंग कितनी अवेलेबल है हो रही है। गांधी से पूछा गया कि कितने लोगों की लाशें आ रही हैं, चाहे वो पाकिस्तान से भरभर के की लाशें आ रही हों या यहाँ पर बहुत सारे लोगों को हत्या की। तो ऐसे में गांधी जो बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि कैसे कुछ लोगों को भारत में रहना है वो भारत में रह जाए, उनको पाकिस्तान जाने की जरूरत नहीं है। तो गांधी को क्या पाकिस्तान से आ रहे हिंदू नहीं है। तो ये एक बहुत मतलब गांधी का क्रिटिसिज्म है कि ऐसे समय में और जब हम नाथुराम गोडसे की हम बुक पढ़ते हैं गांधी को, इसको हम ये देखते हैं कि नाथुराम गोडसे का जो क्रिटिसिज्म था गांधी से वो यही था कि गांधी को क्या वो नहीं दिखा या ये कह रहे हैं भारत में ही सारे हिंदू रह जाएंगे। तो ये उस गोडसे का भी अपना एक विचार था, लेकिन सपोर्टर क्योंकि गांधी का नॉन ब्रिटिश और गांधी को ये लगता था कि नहीं हिंदू वो आपको भारत हो सकती है, ये इस सोच के गांधी ने आक्रमणकारी और उन पर भी मतलब उन्होंने एक तरीके से उसकी भी उन्होंने। तो हम ये कह सकते हैं गांधी से, तो ये कहीं
कहीं गांधी का ये मानना है कि जो एक खतरा है। आज से हम चीजों को देखते हैं तो मुझे लगता है कि अगर आप समय में गांधी होते तो शायद वो भी कहते कि नहीं है गलती क्योंकि जिस तरह से कम्युनल वाले एक तरह से खतरनाक हो रही है, हम देख रहे हैं एक तरीके से टारगेट करके मतलब एक तरीके से टारगेट करेंगे और एक सही होंगे तो अलग अलग कोई करते होंगे। मेरा अपना ये जैसे आज टाइम में गांधी इस तरीके से हम अगर हम देखें तो गांधी का एक विचार है और दूसरी चीज ये है कि एक अक्सर तक आता है भगत सिंह को लेकर के गांधी की अगर चाहते तो अगर तो बचा सकते थे या गांधी उन्होंने नहीं किया तो ये गांधी की बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म है। और जी जी बोलिए। जी जी आ रहे आवाज। तो मैं बस अपनी बात को खत्म करने वाला हूँ बस 5 मिनट में अपनी बात को रख करके भगत सिंह के बारे में चर्चा करेंगे। हम लोग अगर कोई ऐसा प्रश्न होगा आप लोगों का हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तो जब बात आती है भगत सिंह केस को लेकर के एमके केस के बारे में तो ये दिखता है कि जितना प्रयास गांधी को करना चाहिए था भगत सिंह को लेकर के उन्होंने नहीं किया और इसके साक्षी है कि गांधी ने उसको प्रयास नहीं किया और इसीलिए हम देखते हैं कि उस समय चाहे सुभाष चंद्र बोस को या कांग्रेस के सभी लोग एक तरीके से लीडर थे उन्होंने गांधी की काफी आलोचना की। लेकिन हमें ये देखा हुआ गांधी ने की एक बुक है सत्याग्रह को लेकर के स्वराज को लेकर के उसमें गांधी अपने उस समय में 1900 जब एक लीडर हो गया तो वहाँ पर गांधी ने लास्ट में एक सिर्फ कहने के लिए या एक अपनी आलोचना करने के लिए उन्होंने एक लेटर तक किया उस समय हमारे और उन्होंने ये कहा कि मैसेज देने का प्रयास किया कि नहीं हमें सिंपैथी दिखानी चाहिए क्योंकि गांधी की प्रॉब्लम ये थी गांधी के भी ये भी कहती थी कि हम जो एक वॉयलेंस एक्टिविटी में जो शामिल होते हैं उनके लिए हम मतलब उसके लिए हम सजा को माफ करके मानते हैं। तो ये गांधी का बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो मैं अभी इससे ये अध्ययन कर रहा था कि एक दूसरा चीज है गांधी को फांसी को लेकर के भगत सिंह फांसी को लेकर के इसको रोकने के लिए एक प्रयास मदन मोहन गांधी ने किया था। हमने देखा कि जब दूसरे वाला बात घटना हुई मीडिया वाला बात घटना में लगभग 307 लोगों को फांसी दी जाती है जिसमें से लगभग 100 से अधिक लोगों को फांसी दी जाती 50 शायद उनको बचाया जा सके और इसके लिए उन्होंने तत्कालीन गवर्नमेंट के यहाँ एक जानकार मिलाया उन्होंने इसके लिए बात किया किया जाए कम किया गवर्नमेंट नहीं मानेगी प्रयास किया लेकिन कहीं ना कहीं क्या अगर कहते गांधी अगर स्ट्रॉन्गली बात को रखते तो क्या भगत सिंह को फांसी नहीं होती या ये बहुत महत्वपूर्ण है शायद सबको सोचना चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि क्या सब चीज को आपका बोझ था कि गांधी ने उसके प्रयास नहीं किया या और लोगों ने उसके लिए प्रयास नहीं किया। तो मैं अभी आपसे पढ़ रहा था पिताजी जब आए जेल में नया भगत सिंह और उन्होंने जब भगत सिंह को पता चला कि मेरे पिताजी हमारे पिता की भगत को माफ कर दी जाए तो भगत सिंह बहुत नाराज उन्होंने कहा कि मुझे माफी नहीं चाहिए मैं बहुत मतलब मैं संतुष्ट कि मुझे भारत माफी में निछावर हो रहा हूँ मुझे मेरे को माफी नहीं चाहिए आपने बहुत बड़ी गलती की मेरी माफी मांग करके अपने पिता का उल्लेख कर रहे हैं। तो और ऐसा कहीं कोई हम आज के भी देश में नहीं देखते हैं कि मतलब गांधी को लेकर के उन्होंने दिया हो उनसे माफी नहीं मांगने को लेकर के
लेकिन हाँ ये है कि गांधी ने बहुत कुछ प्रयास नहीं किया और ये जाति की आलोचना होती है और ये आलोचना कहीं कहीं स्वीकार योग्य आलोचना है, उससे आलोचना होनी चाहिए कि गांधी अगर और इनिशिएट कर सकते थे तो माफ मिलना नहीं मिलना दैट वाज डिफरेंट। लेकिन गांधी भगत सिंह जैसे मतलब क्रांतिकारी थे, भारत माँ के सपूत थे, वो जितना प्रयास वो कर सकते थे उतना उन्होंने नहीं किया, उससे अधिक वो प्रयास कर सकते। ये बहुत स्ट्रॉन्ग है गांधी। तो मैं अपनी बात को यहीं पे विदा करता हूँ आप लोग। प्रश्न तो काफ़ी सारे हैं मेरे। भाई साहब प्रश्न तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन क्योंकि आपका भी नेटवर्क ठीक ठाक नहीं है तो संक्षेप में मैं तो 2 प्रश्न पूछूंगा। उसके अलावा डॉक्टर राहुल भैया और केतन जी अगर आप पूछना चाहें तो पहले आप लोग पूछ सकते हैं। क्या मैं प्रश्न पूछूं? अच्छा ठीक। मैं एक बहुत छोटी सी जिज्ञासा है अनिल भैया, वो प्रश्न तो उस तरह से नहीं है। जैसे हम पिछले कुछ समय देख रहे हैं कि हमने अधिकतर यही देखा है कि महात्मा गांधी की प्रशंसा में या उनकी जो उपलब्धियां हैं, उनके विचारों का महत्व है, उस पर बहुत सारी किताबें लिखी गई और आज भी लिखी जा रही है। महात्मा गांधी जी की जो आलोचना में हमें बहुत कम किताबें उस तरह से देखने को मिलती है। एक बड़ी चर्चित किताब वाणी प्रकाशन से प्रकाशित हुई थी और लेखक का नाम था दयाशंकर शुक्ल सागर। इस किताब की थोड़ी सी आलोचना भी हुई थी। तो उसमें जो महात्मा गांधी, किताब का नाम है महात्मा गांधी ब्रह्मचर्य के प्रयोग, तो उन्होंने महात्मा गांधी जी की एक तरह से आलोचना की है। और इसके बाद हम देखते हैं कि किताबें जब ढूंढते हैं तो मिल जाती है प्राय, जैसे रंगीला गांधी ने महात्मा गांधी क्यों जरूरी या महात्मा गांधी ब्रह्मचर्य के प्रयोग आदि किताब। कहने का मतलब यह है कि उसमें जो महात्मा गांधी की ब्रह्मचर्य के प्रयोग है उसमें भी सवाल है, बहुत सारे उसमें वो महात्मा गांधी की आलोचना करते हैं। मेरा जिज्ञासा ये है कि इन किताबों के आलोक में क्या वास्तव में सच्चाई है या महात्मा गांधी की छवि समाज में है उसको धूमिल करने का, या उन्हें एक तरह से ये कह सकते हैं बदनाम करने के लिए एक तरह से जबरदस्ती साजिश है या जी। यही एक छोटी सी जिज्ञासा है। धन्यवाद। आवाज आपकी थोड़ी राहुल भाई क्लियर नहीं आती, बट मैं समझ गया कि आप गांधी और समस्या को लेकर के और उस पर आपका प्रश्न आ रहा है। तो मैं अपने जो राहुल भाई मैं जवाब दूँ। जी भाई साहब जी जी मैं जवाब देने का प्रयास करता हूँ। देखिए मैं ये कहता हूँ कि आप जो ये ऐसे विषय हैं जिस पर दुनिया में सबसे लिखा गया है। किसी चीज पर इतना नहीं लिखा गया जितना कि भागवत गीता में लिखा गया है, जितना कि आवाज नहीं आ रही थी आपका। तो गांधी को समझने के लिए ना आप गांधी की ओरिजिनल राइटिंग को पढ़ेंगे। गांधी ब्रह्मचर्य के बारे में क्या लिखते हैं, वो क्या समझते हैं, उससे आप अपना एक जो अंडरस्टैंडिंग वो डेवलप कर पाएंगे। बहुत एक अलग टाइप का तो मैंने कहा गांधी बहुत सारे ऐसे आ गए हैं जो यूरोपियन आइडिया है, तो वो एक ऐसे तरीके से इतना अफिशियल तरीके से अपनी बातों को रखते हैं कि उसको एक आम आदमी से समझ पाना बड़ा ये मैं बड़ा मुश्किल है। और सेकेंडरी सोर्स से तो गांधी को समझ पाना बहुत मुश्किल है। तो गांधी के ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट को पढ़िए। कई बार लोग प्रश्न करते हैं, जैसे ब्रह्मचर्य को देखिए, जवाब दे रहा हूँ। कई लोग ये कहते हैं कि गांधी जी वो अपने ब्रह्मचर्य को चेक करने के लिए मतलब युवतियों के साथ मतलब एक तरीके से होते भी थे। तो देखिए यहाँ प्रॉब्लम क्या है ना, जैसे गांधी क्या
गांधी होते थे और गांधी हुए थे, these are two different things। और गांधी के बाद क्या कहते हैं, इसे एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्या कहते हैं, गांधी का ये कहना है, मैं अपने ब्रह्मचर्य पर कायम नहीं रह पाया, लेकिन क्या उन्होंने उत्तर निर्देशन बनाया वो तीन तरीके से, जैसे कर्म मन वाचा, ब्रह्मचर्य को कर्म से भी कायम रखना है, मन से भी रखना है और से भी रखना है। तो गांधी उत्तर निर्देशन नहीं है, लेकिन उनके मन में खाया गया, मतलब स्टूडेंटों की उनके विचार है, इसके जाके लिखते हैं मैं अपने ब्रह्मचर्य से कायम नहीं कर पाया, विचार आने के कारण, और वो उन्हें से विज्ञापन मिलता है गांधी, लेकिन गांधी को बहुत जोश, गांधी करते थे ऐसा, गांधी ने कर किया था, किया था, और उसका ब्रह्मचर्य को लेकर के नहीं था। गांधी का जो ब्रह्मचर्य था वो विचारों से भी था, मन से भी था, और तो लेकिन बहुत ऐसा नहीं आता है। तो गांधी की ब्रह्मचर्य को लेकर के जो विचार है, अन्य अब गांधी के ओरिजिनल है तब हम कहीं कहीं समझ सकते हैं और अपना एक आइडिया हमसे बना सकते हैं। मुझे लगता है हमें कंप्यूटर पार्टिसिपेट करके हम जी मेरा एक प्रश्न था कि जैसे आपने जो बताया कि गांधी जी जो है हमारा जो भारतीय राष्ट्रवाद था उसको मानते थे, और जबकि उनके जो चहेते जो प्रथम प्रधानमंत्री जो आज़ादी के बाद बनाए गए नेहरू जी, वो ऐसा नहीं मानते थे। उनका एक मानना ये था कि भारत जो है उसकी एक खोज की गई है और ये आधुनिक राष्ट्र है, इसको अभी बनाया गया है, कुछ ऐसा उनकी सोच थी जो कि वर्तमान वामपंथियों की विचारधारा या फिर आप कहें कि जो मार्क्सवाद की विचारधारा है उससे प्रेरित थी। तो क्या अपने राजनीतिक शिष्य नेहरू को महात्मा गांधी जी समझाने में असफल रहे, जो कि गांधी जी का खुद का विचार था उसको समझाने में सफल रहे, या फिर वो चाहते नहीं थे? तो मैं इसका जवाब देना चाहूँगा। लेकिन नेहरू का गांधी का समर्थन करना और गांधी का राष्ट्रवाद और नेहरू का राष्ट्रवाद पर विचार दो पोल हैं। नेहरू राष्ट्रवाद को नहीं मानते थे, वो एक इंटरनेशनलिज्म टाइप के कॉन्सेप्ट को जिस तरह से टैगोर इंटरनेशनलिज्म को मानते थे, उसी तरह से नेहरू भी इंटरनेशनलिज्म को मानते थे, ना कि वो नेशनलिज्म को मानते थे। और उनका तर्क ये था कि नेशनलिज्म से हम जो मॉडरेट करते हैं कि हमें नेशनलिज्म नहीं चाहिए, तो नेहरू का ये विचार था। लेकिन गांधी के विचार एक अलग थे। गांधी और जो टैगोर के राष्ट्रवाद को लेकर के वो ये नहीं था। गांधी ये कहते थे कि अगर हम जब तक हम राष्ट्रवादी नहीं बनेंगे तब तक हम अंतरराष्ट्रवादी नहीं बन सकते हैं। तो अंतरराष्ट्रवादी यानी कि इंटरनेशनलिस्ट बनने के लिए हमें पहले नेशनलिस्ट बनना होगा। तो ये दोनों का नेहरू का भी और गांधी का अलग अलग विचार था कि गांधी और नेहरू राष्ट्रवाद से अलग अलग विचार थे। लेकिन जहाँ तक बात है कि गांधी हम समर्थन किया, तो इस पीछे जो तर्क है जो मुझे समझ में आते हैं या जो मैंने पढ़ा है बता रहा हूँ। देखिए नेहरू का क्या था कि नेहरू अपने आप को लिबरल नहीं दिखाते थे। गांधी का देखिए गांधी की प्रॉब्लम क्या थी कि गांधी जैसे ये भी आता कि क्या सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनाया सकते थे जगह से, जो कि पटेल के समर्थन में काफी ज्यादा लोग थे। क्या हम देखें कि मतलब सुभाष चंद्र बोस बच्चे सुभाष चंद्र बोस देता है वो वैसा
आपकी आवाज गांधी ने नेहरू का समर्थन नहीं किया। जी जी, कट कट के आ रहे हैं थोड़ा सा, एक बार ये पिछली 2 लाइन को एक बार दोबारा से बोल दीजिए। गांधी ने नेहरू का समर्थन नहीं किया क्योंकि नेहरू जो थे वो एक तरीके से उदारवाद विचार पर थे, और चाहे वो सांप्रदायिकता का विषय हो, चाहे वो एक तरीके से हम देखें कैसा हो, उसको लेकर के जो उनका विचार था वो एक को देखते हैं तो आप ये देखे होंगे कि उसी टाइम जो सोमनाथ मंदिर का काम चल रहा था, रिपेयरिंग का काम चल रहा था, जिसमें कि सरदार पटेल बहुत ज्यादा मतलब सक्रिय तौर पर अपना वो योगदान दे रहे थे, और गुस्सा करना है यहाँ वो ज्यादा रिलेशन लेके ज्यादा के बाद, और वो मतलब ज्यादातर एग्रेसिव थी, और कहीं ना कहीं वही एग्रेसिवनेस थी जिसने कि भारत को यूनाइट भी किया आजादी के बाद में। तो लेकिन गांधी को ये लगता था कि अगर पटेल बन जाएंगे तो पटेल ठीक है, भारत के लिए तो अच्छा काम करेंगे, लेकिन उस सबको साथ लेकर नहीं कर पाए, वो छूट जाएगी मतलब जो है वो माइनॉरिटी से लेकर सकते हैं और म्यूजिक को लेकर सकते हैं, क्योंकि नेहरू के लिए बहुत मायने नहीं रखता था। नेहरू जो नेहरू का था वो आइडिया जो थी वो गांधी को नेहरू ने अपने मजबूत किया, तो ये एक कारण था नेहरू का समर्थन करने के लिए, और पटेल को इस तरीके से साइडलाइन करने के लिए गांधी ने करके बल्कि नेहरू को समर्थन। जी बहुत 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 धन्यवाद। अभी मेरे तो प्रश्न हो चुके हैं। केतन जी कुछ पूछना चाहेंगे आप? प्रश्न तो बहुत है बट बहुत लंबा टॉपिक चला जाएगा, जो टॉपिक है मेरे। सर भाई साहब की आवाज भी क्लियर नहीं आ रही। थोड़ा आवाज, हाँ आवाज, हाँ कोई बात नहीं, लेकिन अच्छी एक गंभीर चर्चा हुई। जी जी हाँ। जी जी। तो आप सभी लोग जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा आप लोग का सहयोग चाहिए, मतलब मैं ये चाह रहा हूँ कि एक ना अभी का ये जो समय है यही मेरे लिए सीखने का समय है, और मेरे लिए ही नहीं, जो भी सुनेगा उसको कुछ ना कुछ सीख मिलेगी। 1-8 घंटे जो हम वेस्ट कर लेते हैं उसके बदले हम कुछ ना कुछ सीख लें। जैसे पिछले जो 2 लेक्चर हुए उनमें भी मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी, काफ़ी चीज़ें, एक बोलने की कला ही सीखी जाती है, और जो विचारों का आदान प्रदान है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और अगली कड़ी में तो फिर क्या पता रामायण में चर्चा हो जाए तो फिर डॉक्टर राहुल भैया को हम बुलाना नहीं भूलेंगे। आज का सेशन बहुत बढ़िया रहा। जी जी जी, आज का तो बहुत अच्छा था, बस थोड़ा सा आवाज़ की इश्यू थी, वो उनका प्रॉब्लम नहीं था। तो अब अगले अंक के लिए थोड़ी सी वो करेंगे, और हो सकता है अगले में रामायण के बारे में ही थोड़ा सा मैं कुछ प्रश्न लेके आऊँगा और उसी के ऊपर चर्चा हो, क्योंकि जो चर्चा अगली होगी उसके पीछे का लॉजिक ये भी है कि देवदत्त जो पट्टनायक हैं उनको मैंने काफ़ी पढ़ा है, तो उनकी जो सनातन को लेके जितने क्रिटिसिज्म है, या फिर जो पूरा भारतीय जो राजनीतिक व्यवस्था है, जो गांधी से लेके आप ये मान सकते हैं कि फिलहाल तक की जो व्यवस्था है उसके ऊपर कैसे वो प्रहार करते हैं, और किस तरह से सनातन के ऊपर थोड़ी सी उनकी एक बायस्ड प्रतिक्रिया रहती है, उसके लिए थोड़ी सी चर्चा करेंगे। लेकिन आज की आज का जो लेक्चर रहा पूरा, उसमें ये समझने का मौका मिला कि जो नैरेटिव गांधी के लिए फैलाए जाते हैं, जैसे आपने शुरुआत में अमित भैया ने ये बताया कि गांधी को आप आप डिसलाइक करिए या फिर लाइक करिए, इनके बीच में एक चीज़ रहती है कि आप इग्नोर मत करिए, क्योंकि गांधी कहीं ना कहीं जो व्यक्ति अभी के समय में अंतर्राष्ट्रीय हो चुका है, जिस व्यक्ति को हर एक देश मानता है कि हाँ एक राजनीतिक स्तंभ था उस समय पर, और जिनका एक आप ये कह सकते हैं कि
आप ना कई बार हमने ये युवाओं से सुना होगा कि भाई भगत सिंह जो है ये है वो है, ठीक है, वो उसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन आप गांधी को इग्नोर मत करिए। भगत सिंह को जब लाते हैं तो वो अलग विषय बन जाता है। भगत सिंह का एक आज़ादी पाने का तरीका अलग है, क्योंकि एक युवा के लिए उसके मन मस्तिष्क में यही चलता है कि किसी जोश के साथ कोई चीज़ को हासिल किया जाए। हालांकि हो सकता है कि इसके दूरगामी परिणाम हमें ना मिले, लेकिन जो गांधी की जो सोच थी वो एकदम दूरगामी थी। दूसरा ये कि जो भगत सिंह की फांसी क्यों नहीं रुकवाई, मुझे ऐसा लगता है कि अगर रुकवाई होती तो शायद आज़ादी थोड़ा और लेट मिलती, क्योंकि कुछ लोगों का उस समय पे भी बलिदान हो जाना अति आवश्यक था। तो उनमें से भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इनका जो बलिदान हुआ, और ये भी कहीं ना कहीं भारतीय राजनीति में और उस समय की राजनीति में उथल पुथल का विषय बन सकता था। ये मेरे हिसाब से एक प्रतिक्रिया है। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? आवाज साफ नहीं आ रही है आपकी। नहीं आ रही हो। आवाज बड़ा रोड़ा बन गया है। शायद ये जो आप जो कहना चाह रहे थे, हो सकता था कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ हो। तो 15 से मेरी आवाज आ रही है जी? अभी आ रही है, इससे पहले नहीं आ रही थी। 15 से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, भारतीय इतिहास लेखन के साथ बहुत बड़ी समस्या रही कि हमने एक व्यक्ति को सब कुछ उठा कर दिया। जी जी चाहे सावरकर हो, चाहे सबका योगदान रहा है, लेकिन हमने एक कुछ छोटा किया। जरूरत इस बात की है कि हम ऊपर वर्क करें। आगे हम गांधी को किया, ठीक है, लेकिन ऊपर भी हम काम करें, उनको भी इन चीजों में लाभदायक देते रखे हैं। यात्रा काम अभी कुछ नहीं हुआ है, और सुभाष दौरान सरकार वाला जो भी करता है अपने परिषद के द्वारा, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कहीं ना कहीं हम एक उसको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, एक कार्य को अपने तरीके से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो ऐसे प्रयास अनेक जो हमारे विचारक हैं और जो लीडर हैं, जी 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 इतिहास लेखन के साथ तो गलतियां हुई हैं। हालांकि वर्तमान जो सरकार है ये मुझे ऐसा लगता है कि पूर्ण प्रतिबद्ध है कि इतिहास जो लेखन हुआ है, जिस तरह से एक लिखने की जो प्रक्रिया, जिस तरह से मतलब ये मान सकते हैं कि एक को ही ऊंचा बनाते गए और दूसरा कोई किला उसके सामने ना दिखाई दे, इस तरह की चीज़ों को न दिखाकर वर्तमान सरकार मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ऐसे प्रावधान लेके आ रही है, ऐसी चीज़ों को लेके आ रही है जिसमें कि सभी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं उस टाइम पे उनका कद बराबर हो और उनका योगदान हम सबको बराबर दिखाई दे, और ये कहीं ना कहीं किताबों में भी हमें देखने को मिलेगा। तो आज की चर्चा को यहीं पे रोकना चाहते हैं, है ना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने 1 घंटे का समय दिया हमें, और काफ़ी बहुत अच्छी जानकारियाँ मिली। और ऐसे ही हम ये चाहते हैं कि राष्ट्र संवाहक मंच ये चाहता है कि आप सभी का मार्गदर्शन आगे भी हम लोग को मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।